वेलकम है एपियंस। और हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और आप अभी जो पहले क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स हुए हैं वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो आप देख लीजिए। अगर आपने पहले देखे हैं और अभी आप भूल गए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाद में ये लेक्चर है वो आप अटेंड कीजिए। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है। देखो, वेव फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। वेव फंक्शन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वेव फंक्शन है साई, और यहाँ पे उसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि वो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन which represents the state of quantum mechanical system and contains valuable information is known as wave function। ओके, और देखो, वेव फंक्शन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, साई है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन साई मोड साई स्क्वायर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। उसको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। देखो, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब कि क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है, उसकी कुछ पॉसिबिलिटी होती है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट टाइम टी इन द रीजन या एट अ शार्प पोजीशन, जो आप बोलो वैसे उसका डिफरेंट डेफिनेशन है वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मोड साइज स्क्वायर है उसको क्या कहते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट टाइम टी एट शार्प पोजीशन, मतलब कि कोई एक शार्प पॉइंट है, पोजीशन है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो है। अब मोड साइज स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग अ पार्टिकल एट टाइम t बट एट ए स्मॉल इंटरवल विच इज लाइज बिटवीन x to x प्लस dx। मतलब कि विद इन अ स्मॉल इंटरवल, मतलब कि ये x है और यहाँ पे ये जो dx है, सो x प्लस dx है, वहाँ पे इस रीजन के बीच में जो फाइंड करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मोड साइज स्क्वायर dx। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन x1 to x2 मोड साइज स्क्वायर dx है, उसको क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग अ पार्टिकल एट टाइम t इन लार्ज रीजन ऑफ स्पेस विच इज लाइज बिटवीन x1 एंड x2। देखो, यहाँ पे रीजन है वो लार्ज हो गया कि यहाँ पे कुछ x1 है, यहाँ पे x2 है। सो इसके बीच में फाइंड जो पार्टिकल है उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं इंटीग्रेशन x1 to x2 मोड साई स्क्वायर dx। अब देखो, ये बेसिक सिर्फ डेफिनेशन ही है, इसमें कुछ आपको समझना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग अ पार्टिकल, देखो अगर आप शार्प पोजीशन पे है तो यहाँ पे कुछ x या dx नहीं आएगा। अगर dx आ रहा है मतलब कि स्मॉल रीजन में, स्मॉल इंटरवल ऑफ स्पेस में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब कि लार्ज रीजन में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज फिजिकली एक्सेप्टेबल या फिजिकली एडमिसिबल या फिजिकली वेल बिहेव्ड या वेल बिहेव्ड। ओके, वेव फंक्शन है, आपको 4 वेव फंक्शन दिए गए होंगे ऑप्शन में ABCD में, और आपको देखना है कि कौन सा वेव फंक्शन है वो फिजिकली एडमिसिबल या फिजिकली वेल बिहेव्ड है। अब उसके लिए कंडीशन है वो हमें देखनी है कि कौन कौन सी कंडीशन है वो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो वेल बिहेव्ड है या फिजिकली एक्सेप्टेबल बोला जाएगा। ओके, अब देखो, इसका डेफिनेशन है वो कहीं पे ऐसे सच एस पूछा नहीं जाएगा कि वेव फंक्शन का डेफिनेशन आप लिख दो। आपको क्या पूछेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी या अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि मोड साइज स्क्वायर dx, तो इसको क्या बोलते हैं ये आपको पूछा जा सकता है, ये जो पहले मैंने बताया। अब ये कंडीशन बोल देते हैं कि कंडीशन
for physically acceptable wave function। अब देखो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे पहले साई है, साई मस्ट बी फाइनाइट। एक तो साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए। थर्ड क्या है कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ओके, फोर्थ वन डी साई बाई डी एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड एंड डेल साई बाई डेल टी must be finite and single valued। ओके, क्या होना चाहिए? फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं कि डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी वाई एंड डेल साई बाई डेल जेड क्या होना चाहिए? मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेरिवेशन से वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। देखो ये सभी चीज़ें वो मैं समझाऊंगा स्क्वायर इंटीग्रेबल। ओके, इसका मतलब है ऑल स्पेस में मोड साई स्टार डी एक्स इज फाइनाइट। ओके, यहाँ पे फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर? अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि साई मस्ट बी फाइनाइट। देखो अगर आपको दिया गया है, यहाँ पे पहला कंडीशन देख लेते हैं कि आपको दिया गया है साई इज इक्वल टू ए ई रेस टू के एक्स। ओके, तो जैसे ही आप x का वैल्यू पुट कर देंगे इन्फिनिटी, सो ई रेस टू के एक्स है वो हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब कि साई है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे साई है वो फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट। मतलब कि पहला ही कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हो गया फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल या नॉट एडमिसेबल वेव फंक्शन। अब अगर आपको यही वेव फंक्शन दिया गया है और आपको रीजन दे दिया है x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 बोल दिया है, तो अगर आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव, मतलब कि आप ई रेस टू के एक्स में x की नेगेटिव वैल्यू, अगर हम x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी देखते हैं तो क्या होगा? साई की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट होता है 0। क्लियर? अब ये ये हो गया फाइनाइट, मतलब 0 है वो फाइनाइट है, कुछ हमें उसकी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे रीजन भी आपको देखना है। ओके, अगर यहाँ पे आपको साई दिया गया है ए ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे कोई भी रीजन है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दो या तो फिर माइनस इनफाइनाइट पुट कर दो,
तो आपको साई की वैल्यू मिल जाएगी 0। ओके, अगर 0 की जगह पे कुछ वैल्यू भी आ रही है तो भी वो फाइनाइट ही है, लेकिन इनफाइनाइट पुट करने से, अगर इनफाइनाइट हो रहा है मतलब कुछ भी पुट करने से इनफाइनाइट हुआ जा रहा है तो वो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, अब देखो साई है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे बात करें कि कुछ 2 माइनस मोड x फंक्शन है, ओके, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो ये कंटिन्यूअस हो गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्क्वायर वेव है, ओके, यहाँ पे स्क्वायर वेव है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है। देखो यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, मतलब कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट से आएंगे तो इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, राइट हैंड लिमिट के पास से आएंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। मतलब कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो उसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ओके, फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ऐसा वेव फंक्शन है वो भी फिजिकली एडमिसिबल नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं आगे कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। देखो अगर साई है, आपको दिया गया है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर दोगे तो अगर 0, देखो 1 पुट कर देंगे तो a आ गया, अगर 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 मतलब कि 4a आ गया। ओके, कोई एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे आपको दिया होता कि साई इज इक्वल टू प्लस माइनस a√x, सो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो आंसर आपका प्लस माइनस 2a आता है। सो साई इज नॉट सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ओके, मतलब कि एक ही x की वैल्यू के लिए आपको 2 डिफरेंट वेव फंक्शन है वो मिल रहा है, मतलब कि उसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड। अब इससे आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे डेरिवेशन है वो फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एंड साई का जो डेरिवेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो मैंने इसलिए यहीं पे रखा है कि अगर ये फंक्शन है, हमें बात करें कि 2 माइनस मोड x, इसको हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं तो इसका जो, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन का डेरिवेशन हमें चेक करना है। सो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, 2 का हो जाएगा 0, एंड देखो माइनस मोड x है, तो अब हम डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो पहले मोड x है वो कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। देखो मोड x है उसका वैल्यू ऑलवेज होगा पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव साइड है तो x से वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइड है तो x से वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि अगर x इज लेस देन 0 देन मोड x इज माइनस x। ओके, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखो इससे हमें करना क्या है कि इसको 2 रीजन में डिवाइड कर दो। एक है 0 से लेफ्ट साइड वाला, मतलब कि x इज लेस देन 0। सो x इज लेस देन 0 है तो एक यहाँ पे 2, देखो
x है वो 0 से कम है तो ये मॉड्यूलस है वो क्या क्या कह रहा है, देखो मतलब मॉड्यूलस ऑफ x यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो तो ये वैल्यू क्या देगा, x ये मोड x है वो वैल्यू दे रहा होगा 2। तो अगर यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो वैल्यू अगर आपका आ रहा है 2 तो x इज लेस देन 0 के लिए क्या होगा, मोड x इज इक्वल टू -x। सो यहाँ पे माइनस ऑफ -2 मतलब कि +2 हो जाएगा। ये रिलेशन है वो याद रख लो, फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हमें यही यूज़ करना है और यहाँ पे कई बार ये रिलेशन यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे माइनस और -x यहाँ पे लिख देते हैं तो इसकी जगह पे हम +x लिख दे। और अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा, d/dx ऑफ 2 - x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसके लिए और इसके लिए वैल्यू क्या आएगा, देखो 2 का हो जाएगा 0 और x का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है 1। इसके लिए वैल्यू आ रहा है 1 और यहाँ पे इसके लिए क्या वैल्यू आएगा, x का 1 हो जाता है तो इसके लिए वैल्यू आ रहा है -1। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। तो मतलब कि फंक्शन का जो डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन है वो विथ अगर x के लेफ्ट साइड मतलब कि नेगेटिव साइड पे 1 मिल रहा है और पॉजिटिव साइड पे -1 मिल रहा है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये 5th कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, ये 5th कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये सभी कंडीशन को चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, लेकिन अभी ये जो फाइनाइट वाली कंडीशन है वो देख लेंगे हम। देखो यहाँ है, ये है ट्रायंगुलर वेव। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो वो हो जाता है स्क्वायर वेव। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आप पढ़ेंगे कि ट्रायंगुलर वेव है उसको अगर डिफरेंशिएटर है उसमें से पास करेंगे तो स्क्वायर वेव है हमें एज अ रिजल्ट मिलेंगे। अब 6th कंडीशन आती है स्क्वायर इंटीग्रेबल। देखो स्क्वायर इंटीग्रेबल के लिए हमें फंक्शन लेना है। देखो स्क्वायर इंटीग्रेबल है उसके लिए कोई फंक्शन लेते हैं कि सपोज sin x के sin x है वो हमने ले लिया। तो अगर आप ऑल स्पेस में ये sin² x को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, नॉट फाइनाइट। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से हम सभी 6 कंडीशन है वो समझते हैं और देखते हैं कि आपको एग्जाम में पहले कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस। सो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है या कौन से वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है। एक से ज़्यादा भी इसका आंसर हो सकता है। तो देखो अगर हम पहले ही बात कर ले तो पहले आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन है वो फाइनाइट है कि नहीं। देखो पहला कंडीशन ये चेक करो, बाद में कंटिन्यूअस है कि नहीं और उसके बाद चेक कर लो कि सिंगल वैल्यूड है कि नहीं। ओके, अब
इनमें से देखते हैं कि पहले फाइनाइट कौन कौन से है या कौन कौन से नहीं है। देखो अब x है यहाँ पे, x टेंस टू, यहाँ पे फर्स्ट वेव फंक्शन में x टेंस टू इनफाइनाइट करो तो यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट और x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट करो तो x स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा प्लस। सो वेव फंक्शन साई है वो हो जाएगा 0 क्योंकि e रेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा 0। ओके, अब सेम थिंग सी ऑप्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसा है, फाइनाइट तो है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन देखते हैं कि सी ऑप्शन है उसमें 10 दिया गया है, टेन थीटा 10 है वो, देखो 10 है उसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू जब 0 होगी, ओके, टेन थीटा मतलब कि क्या होगा, साइन अपॉन कोस। सो कोस थीटा कब 0 होगा, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे 0 होगा। सो पाई बाई 2 पे 10 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट चली जाती है, मतलब कि अगर यहाँ पे पाई बाई 2 पुट कर देते हैं, पाई बाई 2a, x इज इक्वल टू पाई बाई 2a पुट कर देते हैं, सो 10 x बाई a की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये 10 वाला जो वेव फंक्शन है ये तो फाइनाइट ही नहीं है। ओके, तो यहाँ से ही ये फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल हो गया। अब देखो साइन की वैल्यू है सभी जगह पे एग्जिस्ट करती है, मतलब साइन है, साइन x बाई ए फाइनाइट है। ओके, कंटिन्यूअस है, गुड। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और बात मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन है वो ऐसा है, मतलब कि यहाँ पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको यहाँ पे फ्लैट पीक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट पीक फंक्शन। ये फ्लैट पीक फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ओके, अगर यहाँ पे फ्लैट पीक फंक्शन नहीं है, कुछ ऐसा फंक्शन दिया गया है आपको, तो यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सभी टेंजेंट है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सभी जगह पे टेंजेंट है वो ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब कि ये है वो फाइनाइट, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब कि फ्लैट पीक फंक्शन है वो हर बार डिफरेंशिएबल होगा। देखो कोस है वो डिफरेंशिएबल है, साइन है वो डिफरेंशिएबल है। अब फाइनाइट है, कंटिन्यूअस है, सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड भी है क्योंकि साइन है वो सभी जगह पे सिंगल ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर आप ऑल स्पेस में साइन का, ऑल स्पेस में साइन स्क्वायर dx ये करोगे, मतलब कि मॉड साई स्क्वायर, तो ये फाइनाइट नहीं आएगा। ये भी हम बाद में देखेंगे कि अगर साइन स्क्वायर dx हमने किया है तो वो फाइनाइट क्यों नहीं आएगा। ओके, अब देखो ऑल स्पेस में जब हम बात कर रहे होते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही हमारी लिमिट होती है। तो अगर हम साइन स्क्वायर है उसको, देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर dx है, इसको हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1
माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई ए है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई ए, ओके, और इस यहाँ पे 1/2 आ गया। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2, 1 माइनस कोस 2 टाइम्स एक्स बाई ए डी एक्स। अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कोस का जो इंटीग्रेशन है वो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन के फॉर्म में आएगा। और आप अगर साइन में लिमिट पुट कर दोगे -∞ टू इन्फिनिटी तो आपको कुछ डिफाइनाइट आंसर है वो नहीं मिलेगा, आपको फाइनाइट या डेफिनेट आंसर है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये ए सी एंड डी की हमने बात कर ली। इससे आगे बी क्वेश्चन, जो बी ऑप्शन है उस पे चलते हैं। तो देखो ये तो सही ही है। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं कि बी ऑप्शन है वो क्या कहता है। देखो साई इज इक्वल टू ए एक्स ई रेस टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वेयर। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, वीडियो पॉज करके आप सोचो कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव करेगा, एंड x टेंड्स टू 0 होगा तो ये फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव करेगा। ओके, अब देखो ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पे मेरी सोच का इस्तेमाल कर लो। देखो x अगर इनफाइनाइट पे जा रहा है तो आप सोचोगे कि यहाँ पे x है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे ये है, इसको स्लोली वेराइंग फंक्शन कहते हैं, स्लोली वेराइंग पार्ट है ये, और इस पार्ट को कहते हैं रैपिडली वेराइंग। मतलब कि स्मॉल वैल्यूज x की है तो ये x है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, मतलब कि x टेंड्स टू 0 होगा तो साई है वो 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये x है वो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, यहाँ पे माइनस ई रेस टू माइनस एक्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा, माइनस एक्स बाई ए स्क्वेयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा और वो हो जाएगा 0। तो साई है वो आपको 0 मिल जाएगा। सो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था कि आपको स्लोली वेराइंग एंड रैपिडली वेराइंग पार्ट है वो पता होने चाहिए कि ये फंक्शन है उसमें स्लोली वेराइंग पार्ट भी होगा, ये रैपिडली वेराइंग पार्ट भी होगा। ये आप सब बुक में लिख लो। और इसके बाद चलते हैं हमारा जो बाउंड स्टेट है वो किसे कहते हैं एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फंक्शन या वेव फंक्शन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं वेव फंक्शन की, कि साई है वो कब बाउंड स्टेट कहा जाता है। जब आपको वेव फंक्शन दिया गया है और पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स द बाउंड स्टेट। अब देखो यहाँ पे बाउंड स्टेट बोला है, मतलब कि जो आपका सिस्टम है वो कहीं पे बाउंड है, बंधा हुआ है। तो यहाँ पे बाउंड स्टेट में क्या होगा कि एज एक्स वाई जेड टेंड्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, प्लस और माइनस इन्फिनिटी, देन वेव फंक्शन साई टेंड्स टू 0। ओके, मतलब कि अगर हम बात करें कि ये जो बाउंड स्टेट है या लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है उसके ग्राफ की, तो उसका ग्राफ है वो कैसा आएगा। देखो यहाँ पे ले लेते हैं साई ऑफ एक्स एंड यहाँ पे x, तो उसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे अगर
इनफाइनाइट पे चले जाते हैं हम कि यहाँ पे, तो ये कुछ इनफाइनाइट होता चल, यहाँ पे इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। साई है वो इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाउंड स्टेट कहते हैं, या तो लोकलाइज स्टेट कहते हैं, लोकलाइज वेव फंक्शन कहते हैं। अब अगर हमारा जो सिस्टम है जो साई रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनबाउंड है, वो अनबाउंड है मतलब कि बाउंड नहीं है, तो उसे स्कैटरिंग स्टेट भी कहा जाता है, नॉन लोकलाइज स्टेट भी कहा जाता है। उसमें अगर x y z टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, तब साई है उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आता है। क्या आता है, साई की वैल्यू है वो फाइनाइट आती है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें ग्राफ की, तो ये हो गया साई ऑफ x एंड यहाँ पे x। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ग्राफ की, तो देखो यहाँ पे जो इन्फिनिटी है यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, ओके, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है साई की जब x है वो इन्फिनिटी तक चला जाता है तब। तो अनबाउंड स्टेट एंड बाउंड स्टेट, कभी कभार ये क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि बाउंड स्टेट है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गया है उसमें से आपको बाउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो निकालना है, या बोलेंगे कि कौन सा वेव फंक्शन है बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि वेव फंक्शन में प्लस माइनस इनफाइनाइट पुट करना है। अगर साई है वो 0 हो रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करने से, तो वो बाउंड स्टेट है। अगर 0 नहीं हो रहा है, कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो वो है अनबाउंड स्टेट। क्लियर। अब यहाँ पे एक दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि वेव फंक्शन है, अगर इफ पोटेंशियल इज फाइनाइट, अगर आपको कुछ फाइनाइट पोटेंशियल दिया गया है v, तो वेव फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है डाई साई बाई डाई एक्स, डाई साई बाई डाई वाई, डाई साई बाई डाई जेड मस्ट बी कंटिन्यूअस या आर कंटिन्यूअस, जो भी आप लिखो, ओके। कंटिन्यूअस होगा कब, जब पोटेंशियल आपको फाइनाइट दिया गया है। तो अब अगर यहाँ पे बात करें कि कोई आपको एक पोटेंशियल दिया गया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे v इक्वल टू 0 है, यहाँ से 0 से लेके L तक है पोटेंशियल, और आपका वेव फंक्शन क्या है, साई ऑफ x इज इक्वल टू √2/L साइन n पाई x/L, ओके। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे जब पोटेंशियल वेल की बात होगी। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, कब 0 से L के बीच में, के 0 से L के बीच में ये वेव फंक्शन है, और 0 कब होगा, अदरवाइज 0 हो गया, ओके। तो यहाँ पे इस जगह पे पोटेंशियल में डाई साई बाई डाई एक्स, डाई साई बाई डाई वाई, डाई साई बाई डाई जेड कंटिन्यूअस होगा। वो हम पोटेंशियल वेल की जब बात करेंगे तब वहाँ पे देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, आपको ये इजी क्वेश्चन आएंगे कि नॉर्मलाइजेशन है वो आपको करना होगा, ओके, कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो फाइंड करना होगा, या आपको जो वेव फंक्शन दिया गया है वो नॉर्मलाइज है या नॉन नॉर्मलाइज है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन
देखो नॉर्मलाइजेशन है उसको कैसे हम देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी mod psi of x square dx इक्वल टू 1। ओके, सो इसको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। ओके, यहाँ पे साई ऑफ टो हो या डी टो हो वो भी सेम ही है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे और यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखो अब एक स्टेटमेंट लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding particle at time t0 at time t in a particular state in all space is unity। देखो probability of finding a particle at time t in a particular state in all space is unity। मतलब कि अगर हम बात करें कि probability है आपको कैसे फाइंड करनी है, देखो इंटीग्रेशन है x1 से लेके x2 के रीजन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, mod psi स्क्वायर डी टो अपॉन इंटीग्रेशन ऑल स्पेस, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी mod psi स्क्वायर डी टो। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकती है एंड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, यूनिटलेस। प्रोबेबिलिटी है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि आपका एक कॉइन है उसको टोस्ट किया गया है, टोस्ट 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम टोस्ट कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड, देखो अगर आपका जो कॉइन है वो टॉस कर रहे हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब कि यहाँ पे 1 and 1 मतलब कि 2 पॉसिबिलिटी है, उसमें से आपको हेड आने की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। सो एक यहाँ पे हेड आ सकता है और कौन से पॉसिबल रिजल्ट्स है, 2। मतलब कि जो आपका रिजल्ट है आपको क्या चाहिए कि हेड कितने बार आ सकता है, कितने उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और अपॉन जो आपका टोटल पॉसिबिलिटी है और वहाँ पे आपको 1/2 मिल जाएगा। देखो अगर कॉइन है, 2 कॉइन है वो टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम। सो यहाँ पे या तो हेड आ सकता है या तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है, दोनों में। अब यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर एटलीस्ट 1 हेड बोला है, एटलीस्ट 1 हेड, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ऐसे रिजल्ट्स है जिसमें हेड आ रहा है। तो 3 रिजल्ट्स आर फेवरेबल एंड
टोटल रिजल्ट्स आर 4। ओके, सो 3/4 है वो प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, एटलीस्ट 1 हेड आने की, मतलब कि एक कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो कम से कम एक हेड वो 3 में आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब हम देखेंगे तब वहाँ पे वो सीख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है वो आपको यूनिटलेस होगी क्वांटिटी और इक्वल और लेस देन 1 होगी। आपको इस फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे हम बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी है हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, ये स्टेटमेंट लिख लिया, ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिख लिया। अब इससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे चलने पर क्या आएगा, ऑर्थो नॉर्मालिटी। ऑर्थो नॉर्मालिटी कंडीशन। देखो, ऑर्थो नॉर्मालिटी कंडीशन है वो क्या कह रही है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे 5i, यहाँ पे है 5j d2 इज इक्वल टू डेल्टा ij। क्या आएगा, डेल्टा ij। अब यहाँ पे हम बात करें कि डेल्टा ij गिव्स रिजल्ट 1 only if I equal to j and result 0 if I does not equal to j। मतलब कि 2 डिफरेंट स्टेट है, उसकी जो साइमल्टेनियसली मेज़र करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 0। ओके, यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेजर 2 डिफरेंट स्टेट या फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट हो जाएगी आपकी 0। क्लियर? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो कि फाइंडिंग अ पार्टिकल इन 2 डिफरेंट स्टेट। देखो, प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन 2 डिफरेंट स्टेट्स साइमल्टेनियसली इज 0। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। कब? जब 2 डिफरेंट स्टेट है तब, और सेम स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉर्मलाइजेशन देख लिया, प्रोबेबिलिटी देख लिया, ऑर्थोगोनलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मालिटी। देखो, यहाँ पे एक चीज़ में बताना भूल गया कि 1 है वो आ रहा है, उसे कहते हैं नॉर्मालिटी कंडीशन, और 0 आ रहा है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, और इस वजह से ऑर्थो नॉर्मालिटी कंडीशन बोला जाता है। ओके, ये सब चीज़ है, उसको एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कि कैसे हमें ये सब चीज़ें वो करनी है। तो अब आते हैं यूनिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है उसका यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वेव फंक्शन है उसका यूनिट क्या है, या मोड साई स्क्वायर है उसका यूनिट क्या है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि देखो, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन मोड साई स्क्वायर d2 है, वो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, वो होती है
आपकी यूनिटलेस। अब प्रोबेबिलिटी है आपकी यूनिटलेस, तो यहाँ पे हम बात करें कि मोड साई स्क्वायर है उसका यूनिट है वो क्या होगा, 1/डिस्टेंस होगा, और तब ये डिस्टेंस के साथ कैंसल आउट होकर यूनिटलेस हो जाता है। सो मोड साई स्क्वायर है उसका यूनिट है 1/डिस्टेंस, 1D में, 1 डायमेंशन में। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो मोड साई का यूनिट क्या होगा, 1/√डिस्टेंस। सो वैसे ही 2 डायमेंशन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे रूट निकल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। 3 डायमेंशन में यहाँ पे क्यूब हो गया और यहाँ पे 3/2 हो जाता है। देखो जनरलाइज अगर हम बात करें फॉर n डायमेंशन, तो मोड साई क्या आएगा, 1/length⁻n/2। ओके, अगर यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1D का मिल जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2D का मिल जाएगा, 3 पुट कर देंगे तो 3D का मिल जाएगा। तो आपको ये जनरलाइज फॉर्म अगर याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं, या इसमें बहुत कुछ इतना वो टफ नहीं है कि आप याद नहीं रख सकते। तो अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका एक फॉर्मूला मैंने दिया है, वो आपको अपनी बुक में लिखना है। और उससे भी आगे यहाँ पे देखो कि ऑपरेटर है कोई, यहाँ पे ए, अगर ऑपरेटर आपका ए दिया गया है और आपको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड करने को बोल देंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई डी टो अपॉन इंटीग्रेशन ऑल स्पेस एंड साई स्टार साई डी टो। ओके, ये टो है। ओके, अब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ देते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के क्वेश्चन है उसमें कई बार डिफरेंट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है वो काम आती है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो यहाँ पे आपको अगर पूछी गई है तो आपको क्या प्रोसीड करना है। पहले हम मेथड देख लेते हैं, बाद में हम शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो कि पोजीशन ऑपरेटर है उसकी पूछी है, पोजीशन ऑपरेटर है आपका x। ओके, पोजीशन ऑपरेटर है x और यहाँ पे आपको अगर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आपको निकालने को बोल देंगे, तो सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एन क्या आएगा, साई स्टार x साई डी टो अपॉन इंटीग्रेशन -∞ to +∞ साई स्टार साई डी टो। देखो साई स्टार साई डी टो है वो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी ही है। अब आपको क्या करना है कि एक स्टेटमेंट लिखना है कि पोजीशन ऑपरेटर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव नेचर इन पोजीशन स्पेस, मतलब कि पोजीशन स्पेस में ये पोजीशन ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर है वो दे रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव नेचर मतलब कि क्या, कि उसको लाइन बाय लाइन है वो ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको
लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई एक्स डी टो अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो। अगर यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर अगर आपको दिया गया है और पोजीशन स्पेस में मोमेंटम ऑपरेटर है, उसका आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड करना होता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता, मतलब कि यहाँ x है उसको आप उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते। x है वो मतलब p है वो पहले साई पे ऑपरेट होगा, उसके बाद साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो अब यहाँ पे लिख लिया, तो ये बेसिकली मोड साई स्क्वायर है, मोड साई स्क्वायर। अब फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर, देखो फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर है एफ ऑफ एक्स, वो भी क्या होगा, सेम मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड साई स्टार साई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड डी टो अपॉन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, मतलब कि साई स्टार साई डी टो। देखो ये हो गया कि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड करना है, तो आप क्या प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे कि कितने कितने एग्जाम्पल है, कैसे कैसे एग्जाम्पल है, किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कि कौन कौन सी एग्ज़ाम में कैसे एग्जाम्पल से वो पूछे जाते हैं। जीसेट के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमारा बैच है उसमें जीसेट का तो इम्पोर्टेंस देंगे ही, लेकिन आप उससे गेट या CSIR नेट है उसमें भी आप थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, वैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब उससे चलते हैं आगे कि अगर आपको अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करनी है, कि अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करने को बोलेंगे। देखो ये सब आपको अपनी बुक में लिखना है, वरना आपका जो एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप सभी वीडियो से वो देखने बैठोगे तो। अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर ए, सो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा ए है, क्या है, डेल्टा ए। अब देखो उसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ए माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए होल स्क्वायर। देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे इसको हम इलेबरेट कर देते हैं पहले, ओके, तो क्या, और इसका एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, ओके, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या कहते हैं, RMS डेविएशन, क्या कहते हैं, RMS डेविएशन। अब RMS डेविएशन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टर्म। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर, देखो a माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर एवरेज स्क्वायर, और ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे फिर से एवरेज। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये एवरेज है, सभी जगह अप्लाई कर देते हैं। सो ए स्क्वायर एवरेज
माइनस यहाँ पे 2a एवरेज, यहाँ पे भी a एवरेज, यहाँ पे क्या आएगा a एवरेज स्क्वायर। ओके, अब देखो ये इसको बोल सकते हैं हम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे a स्क्वायर एवरेज एंड यहाँ पे 2a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2a स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर है, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ओनली a का एवरेज उसका स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर एक्सपेक्टेशन है माइनस a एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या, इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ऑल स्पेस की बात करें तो ऑल स्पेस में साई स्टार a स्क्वायर साई डी टो। ओके, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको देगा a स्क्वायर एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पहले आपको a का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है। क्लियर, ये दोनों सेम चीज़ है, वो नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है डेल्टा a, इट इज नोन एज अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटर a। ओके, ऑपरेटर a है उसकी अनसर्टेनिटी है और उसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसमें भी हम ये बात करेंगे कि कैसे हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है और किस तरह से आपको स्टैंडर्ड जो 2-3 अनसर्टेनिटी है वो पूछी जाती है बार बार एग्जामिनेशंस में, तो आपको कैसे याद रखनी है। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम लेंथी डेरिवेशन से वो नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उसको कैसे टफ क्वेश्चन को इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। सो आप अपनी बुक है वो बनाते रहिए और वीडियो है वो देखते रहिए, और मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है हो रहा है आप तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड पूरा का पूरा है वो आप रिवाइज करते रहिए।